दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे तंत्र मंत्र ऐसे होते हैं जो लोग गलत इस्तेमाल करके दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने में यूज करते हैं। जी हाँ, कुछ तंत्र विद्या लोगों के फायदे के लिए होती है तो कुछ तंत्र विद्या लोगों के नुकसान करने के लिए भी काली शक्ति से इंसान हासिल कर लेता है। कुछ ऐसी तंत्र विद्या भी हमारी इस दुनिया में मौजूद है जिससे किसी इंसान का बुरा किया जा सकता है, इंसान को परेशानियों और मुसीबतों में घेरा जा सकता है और इंसान को बैठे बिठाए परेशान किया जा सकता है, और उसी को हम आम भाषा में काला जादू कहते हैं। काला जादू एक ऐसी तंत्र विद्या है जो बहुत बुरी और बहुत बेकार तंत्र विद्या होती है। अधिकतर शैतानी लोग इस तंत्र विद्या का उपयोग करते हैं। काला जादू एक ऐसी तंत्र विद्या है जिससे किसी भी इंसान को पागल करार किया जा सकता है, किसी भी इंसान को परेशान किया जा सकता है और किसी भी इंसान को मुसीबतों में डाला जा सकता है। काला जादू बहुत ही बुरी और बहुत ही बेकार प्रथा है। साइंस की फील्ड वाले लोग चाहे से भरोसा करें या ना करें, लेकिन काला जादू भी हकीकत में एक सच्चाई है जो लोग आज भी इस्तेमाल करके दूसरों का बुरा कर रहे हैं। एक ऐसी स्टोरी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, काले जादू की। घबराई हुई जमीला जागकर उठ बैठी। रात आधी बीत चुकी थी। जाने वह कैसी भयानक चिल्लाहट थी कि सोते में सुनकर जमीला की नींद खुल गई। ऐसी चीख उसने अपनी जिंदगी में पहली बार सुनी थी, ऐसी चीख जिसने सोते हुए भी उसे उठा दिया। इस चीख ने जैसे उसके दिमाग को सुनकर डाला था। शरीर की सारी जान भी अब खत्म हो गई थी। बैठकर भी उसने सिर से रजाई उतारी नहीं थी क्योंकि वह ऐसा साहस नहीं कर पाई थी कि कमरे में भी निगाह डाल सके और अनुमान लगा सके कि किधर से यह चीख आई थी। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, वह बचपन से यह चीख सुनती आ रही थी। इस चीख के साथ संबंधित अनेक हादसे उसे आज भी जस के तस याद थे। वो आज भी उन हादसों को नहीं भुला पाई जो इस चीख से संबंधित थे, इससे रिलेटेड थे। उसके कानों में जब कभी भी यह चीख की आवाज पड़ती तभी किसी न किसी को प्राण गंवाने पड़े थे। लेकिन आज यह चीख काफी लंबे अरसे के बाद उसने सुनी थी। इससे संबंध कई किस्से उसने देखे थे और परिवार वालों तथा अन्य से इसके भांति जुड़े कई प्रकरण भी सुने थे। कमरे में इस समय जमीला के अलावा एक और भी शख्सियत थी और वह थी उसकी चचेरी बहन तस्मिया। जमीला ने उस चीख की आवाज को पहचान लिया था। यह आवाज तस्मिया की ही थी। वह ऐसी चीख थी जैसे भूत देख लिया हो तस्मिया ने। जान गई थी जमीला इस बात को कि आज रात उन दोनों में से किसी एक को तो दुनिया छोड़नी ही होगी। किसी एक का समय पूरा हो चुका है और किसी एक के सर पर मौत मंडरा रही है। यह अच्छी तरह जान गई थी जमीला। वह चीख फिर से उसे सुनाई पड़ी। तब जैसे तैसे हिम्मत करके जमीला ने रजाई अपने सिर से उतार डाली। तस्मिया कुछ समय के लिए जमीला के यहाँ रहने के इरादे से आई हुई थी। जमीला को उसकी बुआ ने गोद लिया हुआ था, इसलिए जमीला अपनी बुआ के घर पर ही रह रही थी। यह आजादी तथा देश विभाजन से पहले की बात है, यानी कि आजादी और पार्टीशन से पहले की यह बात है। जमीला की बुआ पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के शहर ढाका की निवासी थी। पहले तो जमीला और बुआ वहीं पर रहती थी, लेकिन वहां के हालात बद से बदतर होते चले गए तो वह दोनों पाकिस्तान में आकर रहने लगी। यह अविभाजित पाकिस्तान के समय की बात है। उस समय तक बांग्लादेश का निर्माण भी नहीं हुआ था। आशंकित मन के साथ जमीला ने तस्मिया के बिस्तर की ओर निगाहें उठाई। भयंकर हाड़ तोड़ सर्दी में तस्मिया बिस्तर पर पैर फैलाए बैठी थी। उसने दोनों हाथ से चेहरे को ढका हुआ था। तस्मिया को ऐसे बैठी देखकर जमीला फिक्रमंद हो गई। उसे फिक्र होने लगी कि आखिर इसे हुआ क्या है। साहस करके उसने आवाज दी, तस्मिया, लेकिन तस्मिया का उत्तर नहीं मिला। खौफजदा होकर रजाई छोड़कर तस्मिया उठ खड़ी हुई तथा शॉल ओढ़ते हुए तस्मिया की तरफ बढ़ी। उसी समय कमरे की खिड़की पर कुछ आवाज सी हुई। कमरे की यह खिड़की लॉन में खुलती थी। खिड़की के पास लॉन में शहतूत का एक बहुत बड़ा दरख्त था। शहतूत की टहनियां खिड़की के शीशों से रगड़ खा रही थी। इस टहनियों की परछाई लॉन में मौजूद बल्ब की कमजोर सी रोशनी के कारण भयानक से आकार में खिड़की के शीशों पर पड़ती थी। टहनियां अब भी हवा के झोंकों के साथ खिड़की के शीशों से खिलवाड़ कर रही थी, लेकिन रात के इस पहर में उभरने वाली टहनियों की यह रगड़ भरी आवाज दिल में डर सा उपजा रही थी। जिस समय वह 10 साल की छोटी बच्ची थी और बुआ के साथ ढाका में रहती थी, तब उसने यही आवाज सुनी थी। बुआ की सबसे छोटी और आखिरी औलाद नफीसा उस दिन
जमीला के साथ पास वाले बिस्तर पर बैठी हुई थी। नफीसा ने भी उस दिन तस्मिया जैसी ही चीख मारी थी और सुबह होते होते नफीसा खत्म हो गई, यानी कि मौत के घाट उतर गई। नफीसा की चीख से पहले भी 2 और आवाजें सुनाई दी थी। उन आवाजों के बाद बाहर तेज चीख की आवाज भी सुनाई थी। ऐसा लगा था कि रोती बिलखती कोई औरत चीखती हुई दूर चली जा रही है। नफीसा उससे दूर होती जा रही आवाज के साथ ही मर गई। यह क्रम जाने कब से चला आ रहा था। चांद की 27 तारीख को हर बरस हमेशा यह आवाज होती रही है तथा इसके बाद कोई ना कोई मरता आया है। खिड़की पर जब टहनियों की रगड़ उभरने लगी तो जमीला का रुआ रुआ खड़ा हो गया। घबरा गई जमीला। उसी समय ठक ठक कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दस्तक की आवाज सुनकर जमीला का दिल धड़क उठा था। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि हाड़ कपाए दे रही थी, लेकिन जमीला का सारा शरीर पसीना पसीना हो रहा था। लेकिन फिर भी ठंड से उसके दांत भी किटकिटा रहे थे। तस्मिया दरवाजे पर पड़ती दस्तक के बाद भी पूर्वता बैठी ही हुई थी। उधर डर के कारण जमीला का हाल बेहाल हो चुका था। तभी कोई पुरुष ने बाहर से आवाज दी, बीबी, जमीला बीबी। यह बुआ के मुलाजिम रामू की आवाज थी। जमीला ने यह आवाज पहचान ली थी। रामू उसे ज्यादातर बीबी साहब ही कहता था। जब कभी बुआ की शादी हुई थी, रामू तभी से उनके साथ रह रहा था। उस वक्त रामू करीबन 12 साल का रहा होगा। बंगाल का यह 12 साल का लड़का इतना मेहनती और होशियार था कि उसकी चुस्ती फुर्ती देखकर सब तारीफ कर उठते थे। अब वह एक पूरा जवान मर्द था और बुआ के सब कामों के लिए भागा फिरता था। बचपन से ही जमीला को बड़ा तरस आता था रामू पर, इसलिए अक्सर वह घर के कामों में भी मदद कर देती थी उसकी। उससे वह बातें भी करती रहती थी। अकेले होने पर राजू बहुत रोता भी था और कहता था, बीबी, इस भरी दुनिया में मेरा अपना कहने को कोई भी तो नहीं है। एक दिन आंसू आंखों में आते हुए उसने ये बात जमीला से कही। इसलिए जमीला को कोशिश हमेशा रहती थी कि उसके आसपास बनी रहे। रामू उसकी शराफत का कायल था और जमीला से उसे भी लगाव हो चुका था। बहरहाल जैसे ही उसने रामू की आवाज सुनी दरवाजे के उस पार से, तो जल्दी से आगे बढ़कर जमीला ने दरवाजे की कुंडी खोल दी। और इधर तस्मिया ने रामू की आवाज सुनकर चेहरा ऊपर कर लिया था। उसका चेहरा डर से पूरी तरह जर्द दिखाई पड़ रहा था। आंखें भी वीरान सी हो रही थी। तस्मिया, क्या बात है? कोई बुरा सपना दिखा है क्या तुम्हें? हमदर्दी भरी आवाज में पूछती हुई जमीला ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तस्मिया ने इशारा से नकारते हुए गर्दन हिलाई, लेकिन भय से चौड़ी होती जा रही उसकी आंखें खिड़की पर ही थी। उसकी निगाहों का पीछा करती जमीला और रामू की आंखें खिड़की पर जा टिकी। शहतूत की भयावनी परछाई शीशों पर पड़ रही थी। एक नजर खिड़की की तरफ डालता हुआ रामू बोला, ऐसा लगता है तस्मिया जी को इस दरख्त का साया डरा गया है। कोई जवाब न देकर तस्मिया अभी भी लरज रही थी। जमीला को वह डरी हुई नजर आ रही थी। तस्मिया, बीवी के लिए मैं गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाता हूँ, कहता हुआ रामू वहां से निकल गया। रामू काफी बेचैन था। जमीला ने यह महसूस कर लिया था। और इधर जमीला सोचे जा रही थी कि आखिर तस्मिया को हुआ क्या है। कहीं मेरे दिल में जो खुटका है, जो मेरे दिल में शक है, वो पूरा ना हो जाए और कहीं तस्मिया भी मुझे छोड़कर ना चली जाए। यही डर उसे बार बार सता रहा था और यही डर उसे तस्मिया पर रहम पर भी मजबूर कर रहा था। लेकिन वो क्या कर सकती थी? आज तक जब भी उसे चीख सुनाई दी है, तब तब किसी न किसी की मौत हुई है और वो मौत से ना बच सका है। और अब उसे तस्मिया की फिक्र बेहद ज्यादा सता रही थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची घटना या फिर कोई स्टोरी हमसे शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपकी जिंदगी की सच्ची घटना या स्टोरी हमारे चैनल से अपलोड करें, तो आप हमें अपनी स्टोरी पहुंचा सकते हैं। फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को और वहां पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं और आप हमको स्टोरीज भी शेयर कर सकते हैं।